फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में जो कि यूट्यूब पे चल रही हैं। तो एक बार फिर से आपका वेलकम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो उसी में हमारा आज का टॉपिक है जिसका नाम होगा मुख्यतः एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि परमाणविक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम जानेंगे कि हम अपने आसपास जो भी कलर देखते हैं, रंग देखते हैं, उसको हम कैसे जानते हैं कि हाँ ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, तो ये लाल है, पीला है, हरा है, काला है, कुछ भी हो, तो कैसे हम जानते हैं कि ये किस कलर का है। कलर हमको ज्ञात कहाँ से होगा, तो उसी में देखेंगे कि इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा में है कि हाँ किस तरीके से एटम हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का बोध कराते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हेडिंग हमारी आज की है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब देखिए क्या क्वांटित ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण की ये जो ऊर्जा स्तर चाहे क्वांटित, वो भी कहे तो फ्रैक्शन में ना होके क्वांटित, एक वो जो एनर्जी आई थी हमारी क्या E बराबर एच न्यू के रूप में ना, तो इसी के लिए एच न्यू आई थी, E बराबर 2h न्यू आई थी, E बराबर 3h न्यू आई थी, इसी तरीके से सब आया था ना। तो इसी के लिए कि ये क्वांटीकृत कैसे, इसी को ना प्लैंक्स ने इसी को क्वांटा कहा था। सबसे छोटी एनर्जी जो कि सबसे छोटी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रखेगा उसको उन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटित एनर्जी जो कि प्लैंक्स ने बताया था कि ये जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों के पास, सबसे छोटे पैकेट को उन्होंने h न्यू नाम दिया, जिसको क्वांटा बोला। फिर उसी तरीके से कहा कि इसी के इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा, यानी उसी को क्वांटित ऊर्जा बोलते हैं ना। तो वही इनके इस ऊर्जा का प्रमाण बताने के लिए कि किस तरीके से पता चले कि हाँ इन्होंने जो दिया क्वांटा के रूप में, वो ऊर्जा लेवल उसका कैसे बने। देखिए एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, मतलब क्वांटित ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण। तो कौन सा प्रमाण मिला कि जिससे ये सिद्ध हुआ कि हाँ प्लैंक्स ने जो ऊर्जा बताई थी क्वांटा के रूप में ऊर्जा रहेगी, उनका आरेख कैसे बनेगा। ठीक है, तो उसमें पहला एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा अर्थात परमाणविक स्पेक्ट्रा। तो परमाणविक स्पेक्ट्रा क्या होता है इसको जाने, क्योंकि भाई हम परमाणु पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना, तो उससे देखेंगे कि परमाणु किस तरीके से स्पेक्ट्रा देता है। ठीक, तो देखिए क्या, जैसा हमको पता है कि ये जो व्हाइट लाइट होती है, सफेद लाइट जनरली जिसका यूज हम करते हैं, कहे तो सूर्य से आने वाली रोशनी, वो भी व्हाइट लाइट का ही एग्जाम्पल। तो वो व्हाइट लाइट क्या होता है, उसमें हमें पता है कि वो कभी कभी हम देखते होंगे कि शीशे उसे पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट। तो क्यों दिखते भाई, क्योंकि इसमें वो लाइट आ रही है, वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी आंखों के पास, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कलर को पहचान पाते हैं। कहे तो ये हमको दिख रहा है सफेद, इधर वाला हिस्सा ब्लैक, क्यों? क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ रही है, तब हमको पता चल रहा है कि हाँ ये सफेद है या ये सफेद काला है या तो लाल है। कोई भी कलर हो, वो उस ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन से ही हमको पता चलता है। ठीक, क्या उस वस्तु के पड़ने वाली किरण जो उस पर पड़ती है, उससे जो रिफ्लेक्ट होकर किरणें हमारी आंखों में आती हैं, उसी से हम जान पाते हैं कि कोई भी वस्तु किस कलर की है। तो वही इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना, वही कि हाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता क्या है। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा किस तरीके से दिखाता है, कोई भी एटम अपना स्पेक्ट्रा किस रूप में प्रदर्शित करता है। वही देखिए क्या, द ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज। मतलब कि जो ऑर्डिनरी हमने बताया ना, साधारण व्हाइट लाइट कहे तो सूर्य से आने वाली किरणें, उसी को हम ले सकते हैं। तो वो कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ, मतलब वो उन सभी तरंग दैर्घ्यों की तरंग को कंसिस्ट करते हैं, यानी धारण करती है। कौन सी? जो विजिबल रेंज की होती है। देखिए विजिबल रेंज यहाँ पे लिखा, विजिबल रेंज जो होती है वो इतने हर्ट्ज से, यानी 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक, इन्हीं को हम विजिबल रेंज बोलते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लिखाया था, अलग अलग रेंज की किरणों को अलग अलग लिखा दिया था कि ये इस किरण को हम कौन से रेंज में रखेंगे, इस किरण को कौन से रेंज में रखेंगे, या फिर किस रेंज की किरण को कौन सा बोलेंगे, यानी कौन सी किरण बोलेंगे। ठीक है, तो वही कि जो दृश्य तरंग, दृश्य रेंज इसको बोलते हैं, दृश्य रेंज। तो दृश्य रेंज में सभी वेवलेंथ की, यानी दृश्य रेंज के अंदर जितनी रंगों को हम देख सकते हैं, उनकी जो भी वेवलेंथ है वो व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश अपने में धारण किए होता है। ठीक, क्या द ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विथ ऑल वेवलेंथ्स इन द विजिबल रेंज।
मतलब विजिबल रेंज में ये जो श्वेत प्रकाश होता है वो विजिबल रेंज की सभी वेवलेंथ की लाइट्स को धारण किए हुए होता है। और क्या कह रहा है, द ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड्स कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड, जब श्वेत प्रकाश की एक किरण इज स्प्रेड आउट, स्प्रेड मतलब फैलना होता है, स्प्रेड आउट इन ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड, वो फैल जाती है सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड, मतलब पट्टी कहें तो रंग वाली पट्टी, अलग अलग रंग की पट्टी में फैल जाती है। देखिए सीरीज ऑफ यानी एक श्रृंखला में कहें तो एक स्पेशल श्रृंखला में वो कलर्ड बैंड के रूप में फैल जाती है, तो उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। यानी कहें तो जब श्वेत प्रकाश की एक किरण फैल जाती है एक कलर यानी रंग वाली श्रृंखला बैंड्स में, यानी रंग वाली श्रृंखला पट्टी में फैल जाती है, तो उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसका एग्जांपल, आपको बेस्ट एग्जांपल तो आपने इंद्रधनुष देखा, जब बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकलता है तो उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की किरणें होती हैं। वो क्यों होता है, वो ओनली सफेद लाइट ही कहे तो श्वेत प्रकाशी अलग अलग किरणों में डिवाइड हो जाता है। वही कह रहा है कि सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड मतलब रंगी पट्टी, तो उन्हीं रंगी पट्टी में ही वो डिवाइड हो जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, यानी परमाणु, ये स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर देखिए और क्या, द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट 7.50 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। हाँ, इसको जानने से पहले ये जो हम उसमें देखते हैं इंद्रधनुष में लाल कलर विबग्योर यानी वायलेट, लाल, बैगनी, हरा, पीला, नीला जो भी देखते हैं हम, उन सभी में ये जो रेड लाइट होती है यानी जो लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग होता है हमको जो दिखाई देता है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपने देखा होगा तो टावरों के ऊपर जो बत्ती लगती है वो रेड कलर की लगती है, ताकि वो दूर से ही दिखाई दे कि हाँ आगे कोई खतरा है, या कह सकते हैं कि आगे टावर है या कोई ऊंची बिल्डिंग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर भी वो रेड कलर लगाया जाता है। और देखिए तो कहीं भी खतरे के निशान के लिए रेड लगाया जाता है ना, तो क्यों, क्योंकि वो दूर से ही दिखता है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और उसका डेविएशन बहुत कम होता है, तो वो फैलता नहीं है, वो छोटे से रूप में दिखता है। ठीक है, लेकिन जो बैंगनी कलर होता है यानी वायलेट, वो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो बहुत फैल जाता है। वायलेट को आप दूर से नहीं देख पाएंगे, बहुत नजदीक जाने पे ही आप जान पाएंगे हाँ ये बैंगनी कलर है, ये तो डिफरेंट कहीं तो बहुत ज्यादा डेविएट होती है, साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो अब देखिए द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट 7.50 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब ये सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम हमने देखा कि हाँ स्पेक्ट्रम उस रेनबो को कह सकते हैं स्पेक्ट्रम। तो वही की द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट रेंजेस फ्रॉम वायलेट एट 7.50 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब जो सफेद प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है उसका रेंज कितना होता है, मतलब कह सकते हैं कितने से कितने रेंज तक वो सफेद प्रकाश हमको दिखाई देती है। देखिए फ्रॉम वायलेट एट इतना मतलब बैगनी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज, इतनी जब फ्रीक्वेंसी होगी जिस वेव की, वो बैगनी वहां से लेकर के टू रेड एट मतलब कि लाल कलर तक 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसको हम बोलते हैं, इस कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। आप बोले तो इसको बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम, सतत स्पेक्ट्रा। सतत स्पेक्ट्रम कहे तो लगातार होती है। आपने इंद्रधनुष में देखा तो एक तरफ से आपको कलर मिलती है ना, पहले वायलेट मिला, वायलेट मिलती है, इंडिगो मिलती है, एक क्रम से सब किरणें मिलती हैं। फिर ब्लू मिलता है आपको, ब्लू, ग्रीन मिलती है, मतलब हरी। इसी तरीके से कहे तो एक कंटिन्यूअस एक लगातार स्पेक्ट्रम मिल रही है हमको, लगातार कलर मिला। ऐसा नहीं कि एक बार कलर मिला गायब हो गया, ऐसी बात तो है नहीं। बराबर कलर है एक लाइन से, तो उसी को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब किसी स्पेक्ट्रम में हमको लगातार कलर्ड पट्टी दिखाई देती है, लगातार रंगित पट्टी दिखाई देती है, तो उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो
इसका एग्जाम्पल आप कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। रेनबो जो पहले ही मैंने बताया उसको समझाया, तो उसको आप इंद्रधनुष को ही आप एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का परमानेंट एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी होगी जिसमें हम देखेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की। क्योंकि कोई एटम होगा तो वो कुछ तो जैसे हमको रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है तो क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम को आप बोलेंगे। या फिर वो श्वेत प्रकाश की जिन वेवलेंथ की किरणों को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं सारी सारी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आ जाएंगी तो हमको कोई स्पेशल कलर दिखेगा नहीं, है ना। वो सफेद इंद्रधनुष की तरह हमको कई कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट कई कलर का दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको कुछ कलर एक अलग ही दिखाई देते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको हम अलग ही कह सकते हैं। जैसे इसको ले लेते तो ये सिर्फ सफेद दिख रही है ना। तो यही कि अलग अलग कलर अलग अलग दिखाई देगा। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो कि जो जिस वेवलेंथ की किरण को कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कहे तो जिस कलर की जो वस्तु दिखाई देती है उसी को हम उसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोलते हैं या इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की उस जिस कलर की वस्तु का जो कलर उस वस्तु का हमको दिखाई देता है उसके अतिरिक्त श्वेत प्रकाश में जितनी भी किरणें होती हैं उन सभी को वो वस्तु ऑब्जर्व कर लेती है, कहें तो एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से उसका कलर हमको नहीं दिख पाता। तो उसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं क्या होते हैं ये। तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैंने बताया कि जब किसी एटम, हम एटम को लेके चलते हैं क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो जब किसी एटम के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो रेडिएशन को इमिट करता है, तो रेडिएशन उत्सर्जित करता है, तो उसके द्वारा जो हमें स्पेक्ट्रम या कहें तो उसके द्वारा जो हमें रंगीत पट्टी किसी प्लेट पे या कहें तो किसी स्क्रीन पे हमें उसके द्वारा जो रंगीत पट्टी प्राप्त होती है उसी को हम इमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस, हमने एटम को लेकर बताया सब्सटेंस, ठीक है। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्बेड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वही मैंने बताया कि जब किसी एटम या किसी सब्सटेंस के पास खुद की एनर्जी होगी तभी तो वो किसी को एनर्जी देगा, है ना। तो वही कि द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्बेड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। सीधे सीधे कहें तो जिस किसी वस्तु के पास एब्जॉर्बेड एनर्जी कुछ होगी या कहे अवशोषित एनर्जी कुछ होगी, उसके द्वारा जो रेडिएशन या उसके रेडिएशन के द्वारा जो स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा उसी को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या फिर इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। फिर देखिए अब इमिशन स्पेक्ट्रम तो पता चल गया कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब ठीक इसी के विपरीत कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो जब किसी एटम के पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पे लिखा है क्या, दैट हैज एब्जॉर्बेड एनर्जी, मतलब जब किसी एटम के पास एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड कहे तो उत्तेजित अवस्था में होता है, उत्तेजित, ठीक है। तो उत्तेजित अवस्था में होगा तो उसको फिर अपनी अवस्था में आने के लिए जो नॉर्मल स्टेज है उसके लिए उसको अपनी एनर्जी का त्याग करना होगा, जो रेडिएशन के फॉर्म में या विकिरण के फॉर्म में वो करता है, जिससे हमको इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब देखिए जब हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या कहे तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होगा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तो हुआ जहाँ से किरण उत्सर्जित हुई तो उसके द्वारा जो रंगीत पट्टी हमको प्राप्त हुई उसको हमने उत्सर्जित या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का। तो ठीक उसी तरीके से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी वही होता है कि जिस किसी वस्तु के द्वारा जब रेडिएशन का एब्जॉर्बेंस होता है, कहें तो रेडिएशन का अवशोषण होता है, तो उसके द्वारा जो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए क्या, द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विथ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग दैट इज डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम। होता है ना, अब अगर किसी सब्सटेंस से हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दर्शाया तो उसमें खासियत उसकी होगी कि ये भी एक तरीके से तो सतत स्पेक्ट्रम ही होगा। देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोले तो इंद्रधनुष तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन क्या है विथ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग, मतलब कि कुछ निश्चित कहे तो कुछ विशेष जो तरंगदैर्घ्य होंगी वो मिसिंग होंगी। मतलब सीधे सीधे हम समझ सकते हैं जब मिसिंग होंगी तो डार्क लाइन आ सकती है। तो ये कह रहा है वेवलेंथ मिसिंग दैट इज डार्क लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो जब
कोई भी वस्तु कुछ किरणों को किसी किरण के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेगी, कहे तो कुछ वेवलेंथ, श्वेत प्रकाश में हर वेवलेंथ की किरण होती है, तो जब वो कुछ निश्चित वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी तब भाई सीधी सी बात है कि स्पेक्ट्रम जो मिलेगा उसमें कुछ डार्क लाइंस मिलेंगी। तो वही कह रहा है कि जब हमें एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें कुछ स्पेसिफिक या तो कहें कुछ महत्वपूर्ण वेवलेंथ मिसिंग होते हैं, कहें तो कुछ महत्वपूर्ण तरंगदैर्घ्य मिसिंग गायब होते हैं, तो उसी गायब हो या उसको कहें एक काला यानी डार्क लाइंस प्राप्त होती है उन स्पेक्ट्रम में, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं तो अवशोषण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पता चल गया, उसके एनर्जी के निकलने के कारण जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में जब किसी वस्तु पे लाइट पड़ती है तो उसके द्वारा कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ इमिट की जाती है, कुछ ट्रांसमिट कर दी जाती है। वही जो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है वही एब्जॉर्ब की गई वेवलेंथ की पट्टियां हमको नहीं दिखाई पड़ती है स्पेक्ट्रम में, जबकि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ती है। लेकिन उसी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में कुछ ब्लैक कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं, या कहें तो डार्क लाइंस दिखाई देती हैं, उन्हीं को बोला जाता है उसी पे हम उसी स्पेक्ट्रम को बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर देखिए अब इनको मिला के क्या बोला जाता है कि हाँ इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। फिर देखिए क्या, द स्टडी ऑफ इमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज, देखिए द एनर्जी द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहे तो जब हम इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं तो इनको कॉमनली कह दिया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन अभी इतना ही है आपके सिलेबस में, तो इतना ही जानिए। तो यही कि जब हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं, कोई कह सकते हैं कोई भी जब हम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इमिशन स्पेक्ट्रा हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं, या स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ की। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम किसको कहेंगे, तो अब बात करेंगे कि ये रेखा स्पेक्ट्रम या कहे तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम या परमाणुविक स्पेक्ट्रम ये क्या होता है। जैसा कि अभी तक हमने जो देखा कि ये जो स्पेक्ट्रम हमको मिल रहा था वो कंटिन्यूअस मिल रहा था, कहे तो सतत स्पेक्ट्रम मिल रहा था, लगातार रंगित पट्टियां हमको मिल रही थी। लेकिन अब बात आएगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, जिसमें हमको ये देखने को मिलेगा कि इसमें ये जो पट्टियां कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम लगातार देख पा रहे थे वो कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे पट्टियां तो हमको दिखेंगी रंगित, लेकिन कुछ डार्क लाइंस भी हमको दिखेंगी, कहे तो कुछ स्पेस भी उनके बीच में दिखाई गए। तो अगर एक पट्टी ये होगी तो एक पट्टी ये, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। तो देखिए क्या है, रेखा स्पेक्ट्रम और परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज, और ये कंडीशन अक्सर गैस फेज में होगी। तो द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन द गैस फेज, कहे तो गैस के केस में जब हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को देखते हैं तब उत्सर्जन किसका, एटम का यानी परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा जब हम गैस फेज में देखते हैं तब देखिए क्या, डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम रेड टू वायलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड। हम अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक कंटिन्यूअस स्प्रेड था वेवलेंथ्स का, कहां से, रेड टू वायलेट। लेकिन यहाँ पे देखिए डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम रेड टू वायलेट। लेकिन इस केस में जब हम गैसीय अवस्था में किसी एटम का इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें ये जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य का स्प्रेड होगा वो कंटिन्यूअस स्प्रेड नहीं दिखाएगा, कहे तो कंटिन्यूअस फैलाव उसका नहीं दिखाएगा। रेड टू वायलेट लाल से बैंगनी कलर के बीच में जो सारी वेवलेंथ होंगी उनका कंटिन्यूअस या कहे तो लगातार स्प्रेड यानी लगातार फैलाव नहीं दिखाएगा। और क्या, रेदर they emit light only at specific wavelength with dark spaces between them। या rather they emit light only at specific wavelength, है तो अब एक स्पेशल वेवलेंथ पे वो लाइट को प्रदर्शित करेगा, कहें तो एक स्पेशल एक निश्चित कुछ महत्वपूर्ण तरंगदैर्घ्य होंगी जिसपे वो लाइट को हमको दिखाएगा, कहें तो जिसपे वो लाइट प्रदर्शित करेगा। और क्या, विथ डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, है तो इसके साथ कुछ डार्क स्पेस है तो काले स्थान, स्पेस मतलब स्थान, काले स्थान के बीच में मतलब बिटवीन देम
कहे तो उन पट्टियों के बीच में कुछ काले स्थान होंगे। देखिए, वेवलेंथ विथ डार्क स्पेस, काले स्पेस कह सकते हैं कि काली खाली जगह बोल सकते हैं, खाली जगह होगी उन पट्टियों के बीच में। और क्या, सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इसी प्रकार की स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा कहे तो रेखा स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा अर्थात परमाणुीय स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो एक बार आपको फिर से बताऊंगी, सीधे से बताऊं तो जब अभी तक हमने सतत स्पेक्ट्रा पढ़ा, कहे तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा पढ़ा, लेकिन जब हम किसी एटम को गैसीय माध्यम में लेके देखेंगे, उससे निकलने वाली उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का हम अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम पाएंगे कि ये जो कलर की हुई पट्टियां हमको दिख रही थी, ये दिखाई तो देंगी, लेकिन इनके बीच में कुछ काले कलर का कहे तो काले कलर का स्पेस होगा, इनके बीच में कुछ जगह होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ स्पेशल वेवलेंथ की किरणों के कुछ स्पेशल वेवलेंथ की रेज ऐसी होंगी जिनका कलर हमको पट्टियों के रूप में दिखाई देगा, लेकिन और जो शेष अलग अलग प्रकार की और जो वेवलेंथ होंगी उनको वो कलर हमको नहीं दिखेगा, उसके स्थान पे हमको ब्लैक कलर की पट्टी कहे तो काला कलर दिखेगा। ठीक है, और क्या इनको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते क्यों, ये देखिए, बिकॉज द इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा। कहे तो इमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ द ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा। कहने का मतलब यही है कि इनको लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बोल दिया गया क्योंकि जो स्पेक्ट्रम एटम्स से हमको गैसीय माध्यम में प्राप्त हो रहा था, उनका जो आइडेंटिफिकेशन कहे तो उनकी जो पहचान थी वो एक उन चमकीले लाइटों की वजह से होती थी। कहे तो चमकीली लाइट जो हमको पट्टियों के रूप में मिल रही थी, उन्हीं की वजह से हमको उस एटम्स की पहचान हो रही थी, इसलिए उसको लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोल दिया गया। और जो रॉबर्ट बंसन थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस लाइन स्पेक्ट्रा शब्द का यूज किया था एलिमेंट्स को पहचानने के लिए। कहे तो तत्वों को पहचानने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही रॉबर्ट बंसन ने ही लाइन स्पेक्ट्रा का यूज किया था, तभी से इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और समझ में आ गया होगा कि लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो इसी कारण इसको लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और हाँ, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, इन सब का जो रेडिएशन या एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो एक निश्चित होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी दो या दो से अधिक एटम्स के स्पेक्ट्रा सेम हो, ऐसा नहीं होगा। हर एक एलिमेंट अपना एक स्पेशल स्पेक्ट्रा रखेगा। कहे तो हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हर एटम की, जो कि हर एटम एक रूप में नहीं रखता। कहे तो हर एटम समान नहीं रखता, हर स्पेशल कहे तो हर एक तत्व या हर एक एलिमेंट्स के लिए अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। और देखा जाए तो सभी जो स्पेक्ट्रम होते हैं, इनमें सबसे आसान जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे हाइड्रोजन एटम का होता है। हाइड्रोजन एटम कहाँ पे उपस्थित है, पता होगा कि हाइड्रोजन एटम हमारे पीरियडिक यानी आवर्त सारणी का सबसे पहला एलिमेंट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम है, जिसकी वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो बहुत ही आसान बनता है, जिसको हर कोई आसानी से समझ जाता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे अपने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की। तो अभी तक जितनी भी स्थितियां कहें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा या इमिशन स्पेक्ट्रा, जितना भी मैंने बताया, अब उसको आप एक फिगर के रूप में देखिए कि फिगर में आप कैसे समझ सकते हैं उनको। तो आपको ये फिगर दिख रहा होगा, फिगर में आप देख सकते हैं ए और बी करके दिखाया गया है। तो इसमें आप देखिए, पहले तो हम बात करें कि ये इमिशन स्पेक्ट्रा किस रूप में दिखाया गया। आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा उस तरफ, तो वहां पे देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा दिखाया गया, जिसमें शुरू में कहें तो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर है और जाते जाते ब्लैक कलर होता जा रहा है। फिर देखिए नीचे वाले में पहले ब्लैक कलर है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले ब्लैक कलर, लेकिन फिर आगे जाते जाते उसमें आपको रेड कलर तक ले जा गया। तो देखिए अब इसमें हम इमिशन स्पेक्ट्रा उत्पन्न कैसे करते हैं। तो जिसमें आपको एक एक्साइटेड सैंपल दिख रहा होगा, जिस एक्साइटेड सैंपल मतलब उसको पहले से एनर्जी दी गई है, यानी कहे तो वो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, वो उसके पास है। फिर उसको एक प्रिज्म से गुजारा जा रहा है, फिर एक फिल्म ऑफ डिटेक्टर लगा हुआ है, मतलब कहे तो एक स्क्रीन लगी हुई है जिसपे हम उस स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर रहे हैं। तो जब कोई भी एटम एक्साइटेड है, मतलब एनर्जी लिए हुए है, जब अपने ग्राउंड स्टेट में वापस जाता है, कहे तो सबसे स्टेबल स्टेट में वापस जाता है, तो एनर्जी जो रिलीज करता है, तो वही एनर्जी प्रिज्म से होकर उस फिल्म पे हमको मिल रही है। कहे तो इमिशन स्पेक्ट्रम
दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम धीरे धीरे काले कलर की पट्टियां बीच में दिख रही है ना, तो यही आप देख सकते हैं कि वो इमिशन स्पेक्ट्रम हमारा। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमको एनर्जी तो पहले से दी नहीं गई, अब उस पर लाइट कुछ डाली गई है। देखिए एब्जॉर्बिंग सैंपल बीच में दिखाया गया है और व्हाइट लाइट सोर्स, मतलब उस सोर्स से यानी कहे तो उस स्रोत से व्हाइट लाइट डाली जा रही है उस सैंपल पे, तो वहां से प्रिज्म से होते हुए फिर से वो फिल्म ऑफ डिटेक्टर पे जा रही है ना, यानी कहे तो उस फिल्म पे वो फिर से स्पेक्ट्रा बना रही है। तो इसमें आप देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बीच बीच में आपको काले कलर की पट्टियां दिख रही हैं छोटी छोटी, तो इंक्रीजिंग यानी वेवलेंथ बढ़ रहा है जिस तरीके से, तो रेड कलर हो रहा है स्पेक्ट्रम का, फिर उसमें काले कलर की पट्टियां दिख रही है, तो इसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में यही होता है कि कुछ काली काली पट्टियां दिखाई देती हैं, तो कुछ स्पेशल प्रकार के वेवलेंथ गायब हो जाते हैं, मिसिंग होते हैं, तो वही दिखा रहा है वो। ठीक, तो ये हमारा एटॉमिक इमिशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रा था। ठीक है, आप फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि होगा हमारा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम। हम बात करें कि हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक एटम होगा, अगर हमको स्पेक्ट्रम चाहिए तो एटम की जरूरत होगी। तो जब हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम यानी हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम हम तभी बोलेंगे जब हमको हाइड्रोजन के एटम के थ्रू ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, लाइन स्पेक्ट्रम, तभी हम उसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे और इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम तो कम व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन द H2 molecule या कहें द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स एंड द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड। तो कहें तो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब कहें तो विद्युत जब पास कराया जाता है, पास्ड थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, जब गैसियस माध्यम में गैसियस हाइड्रोजन के कहें तो गैसियस हाइड्रोजन में जब विद्युत को पास कराया जाता है तो द H2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स एंड इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड। जब हम इलेक्ट्रिक को या विद्युत को गैसियस हाइड्रोजन से पास कराते हैं तो जिसका मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम H2 से दिखाते हैं, इसी को मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर सिर्फ H लिखे तो वो एटम होता है। तो जब H2 मॉलिक्यूल से पास होता है तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट्स हो जाता है, किसमें, H में और H में। ठीक है, तो डिसोसिएट्स हो जाता है, कह रहा है कि जब हम विद्युत को गैसियस हाइड्रोजन से पास कराते हैं तब H2 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, H2 मॉलिक्यूल टूट जाता है एंड द इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड, तब हमको विद्युत आवेशित कहें तो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड कहें तो विद्युत उत्साहित या उत्तेजित कह सकते हैं, विद्युत उत्तेजित हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होता है। और क्या कह रहा है, इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, मतलब कि जब भाई एक्साइटेड एटम पास होगा, कहें तो एक्साइटेड एटम प्रोड्यूस होगा या उत्पन्न होगा तो वो हमेशा स्टेबल स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो स्टेबल स्टेट में जाने के लिए एक्साइटेड क्या होता है, जिसने एनर्जी ऑब्जर्व की हो, और जब उसको एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना है तो उसे अपनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो जब वो अपनी एनर्जी निकालता है तो उसी से डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की कहें तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको प्राप्त होती है। कहें तो जब हाइड्रोजन एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए जब वो एनर्जी को छोड़ता है यानी रेडिएशन निकालता है, इमिट करता है, तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त होता है जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज कहें तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की होती है। ठीक है, तो अब लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन के, तो ये तो पता चल गया कैसे लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा हाइड्रोजन का। अब देखिए उसकी कुछ डिफिनेशन की, यहाँ कैसे हम जानेंगे कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो पहले तो बताऊं कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, कहें तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है, कहें बहुत सरल होता है, लेकिन हल्का होने के कारण इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसके कारण ये हल्का है, तो हल्का होने की वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, जिसको हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइड्रोजन के बाद हैवियर एटम्स की तरफ बढ़ते हैं, जिस तरीके से हैवियर एटम्स की तरफ जाएंगे जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, कहें तो जटिल होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले
हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के लिए बामर ने 1885 में इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक फार्मूला निकाला जिससे कि हम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं। तो बामर ने सबसे पहले 1885 में क्या कहा, देखिए, इफ स्पेक्ट्रल लाइन्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। इस नंबर से तो आप लोग इस चिन्ह से वाकिफ होंगे, मैंने बताया था वेव नंबर इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो और क्या कह रहे हैं, देन द विजिबल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉलो दिस फार्मूला। मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में बताया कि जब हम उस लाइन को कहें तो स्पेक्ट्रल लाइंस को जब हम वेव नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करें तो तरंग संख्या के टर्म में एक्सप्रेस करें तब क्या होगा, द विजिबल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉलो दिस फार्मूला। मतलब इस फार्मूले को, ये जो फार्मूला लिखा गया है इसको फॉलो करेगा क्या, हाइड्रोजन के जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेंगे वो इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। देखिए क्या है, न्यू, या तो इसको वेव नंबर न्यू बार बराबर 109677, फिर ब्रैकेट में 1/2 की पावर 2 माइनस 1/n की पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि हाइड्रोजन में दूसरी लाइन को, और ये क्या दिखा रहा है, n, मतलब दूसरी लाइन से ऊपर। यहाँ पे देखिए वेयर n बराबर 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी हम ले लें तो वही दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन के केस में ये जो n है ये 2 दिखाएगा, यानी दूसरी लाइन दिखाएगा, और n जो है वो दूसरे के ऊपर आई 3 4 5 इतनी लाइन दिखाएगा। मतलब जब हाइड्रोजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब हाइड्रोजन एक्साइटेड हुआ है, तब वो अपनी पहली दूसरी, हाइड्रोजन एक्साइटेड मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। तो हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड हुआ तो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा छोड़ के और ऊपर दूसरी रेखाओं में चले गए, दूसरी एनर्जी स्तर में चले गए हैं। भाई एनर्जी ज्यादा हो गई तो कौन वहां पे रुकना चाहेगा, एनर्जी ज्यादा होगी तो परिवार से अलग होगा, है ना, जहां पे वो था अपनी स्थिति से ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला गया। लेकिन जब इमिशन हुआ, एनर्जी जब उसने छोड़ना शुरू की, तब वो कहां तक आता है ये बता रहा है। देखिए, तो दूसरी लाइन में बामर के, तो इसको हम बामर सीरीज की लाइन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया, देखिए, द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला कॉल्ड बामर सीरीज। क्या, द सीरीज ऑफ लाइन्स डिस्क्राइब बाय दिस फार्मूला कॉल्ड बामर सीरीज। मतलब कि जब इस फार्मूले से हम हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे, तो जो जो लाइन्स हमको इस फार्मूले पे एन की वैल्यू चेंज करने से मिलेंगी, उन सभी लाइन्स को हम बामर सीरीज के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। बामर सीरीज, ये जो बामर सीरीज होता है ये अकेला एक ऐसा सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रेंज में पाया जाता है, तो विजिबल रीजन में पाया जाता है, ओनली बामर। अब ये तो हो गया ठीक कि बामर ने ये फार्मूला दे दिया, लेकिन हर लाइन के लिए ठीक थोड़ी है। इन्होंने एक स्पेशल टूल दूसरी लाइन के दिया है कि दूसरी लाइन तक के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन कहे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा, इमिशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे तक आएगा, लेकिन भाई ग्राउंड स्टेट 1 में भी तो जाएगा। तो इसके लिए फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसका एक जनरल रूप दिया, इस फार्मूले का जनरल रूप दिया। तो देखते हैं हम उनको कि क्या फार्मूला उन्होंने जनरल रूप में दिया था। तब इस फार्मूले का साधारण सा रूप बताने के लिए, मतलब कि जो हर जगह वैलिड हो, उसके लिए आए साइंटिस्ट, स्वीडिश थे, कहे तो स्वीडिश जॉनेस रेडबर्ग, ये स्वीडन से थे। तो इन्होंने एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किसी भी लाइन के लिए उसका स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जॉनेस रेडबर्ग, इन्होंने बताया कि न्यू बराबर 109677 ब्रैकेट 1/1 के बटे n1 की पावर 2 माइनस 1/n2 की पावर 2 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब इन्होंने इस फार्मूले को दिया। देखिए, इन्होंने इस फार्मूले को दिया कि इस फार्मूले से आप हाइड्रोजन एटम की किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम को आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी लाइन स्पेक्ट्रम को आप हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे न्यू क्या है, अगेन वही वेव नंबर। n1 क्या होगी, देखिए n1 के लिए होता है फिर n1 बराबर 1 2 3, किसी को भी हम n1 मान सकते हैं। जब n2 क्या मानेंगे हम, तब देखिए n2 माना गया है n1 बराबर 1 के लिए n1 प्लस 1, फिर n1 प्लस 2। जिस तरीके से हम n1 की वैल्यू मानेंगे उसी में n2 की वैल्यू को रखते, कहे तो n1 की वैल्यू जो हम मानेंगे n2 में उसी की वैल्यू को पुट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। और यहाँ पे एक बात और निकल गई कि इन्होंने इसको बताया इसलिए इसको
इस वैल्यू जो 1096 है, इसको इन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट दे दिया। इन्हीं के नाम पे उसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा गया। फिर आपको बताऊं तो पहली 5 लाइनें जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें पहली 5 लाइनें मिली, वो आपको इस समय फिगर पे दिख रही होंगी। देखिए आप, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये पहली 5 लाइनें हैं जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक, तो इनमें पहले आप देख सकते हैं एक कॉलम बना हुआ सीरीज का N1 N2 और फिर स्पेक्ट्रल रीजन। तो देखिए आप, पहली सीरीज हमको कौन सी मिल रही है, लाइमन, दूसरी क्या है, बामर, तीसरी क्या है, पास्चन, और चौथी क्या है, ब्रैकेट, और पांचवी हमको फुंड। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि N1 की वैल्यू लाइमन में कितनी है, 1, जबकि ये वैल्यू बामर के लिए 2 हो गई है, जो कि बामर ने इसके पहले हमने बताया कि इसी के जस्ट पहले जो फार्मूला बताया था वो बामर ने निकाला था, जिसमें उन्होंने N1 की वैल्यू 2 रखी थी और N2 के स्थान पे 3, 4, 5 रखा था। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमारे पास है पास्टन जिसमें N1 की वैल्यू 3, और उसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट जिसमें N1 की वैल्यू 4, और फिर है फुंड जिसमें N1 की वैल्यू 5 दी गई है। ठीक, तो ये पहली 5 लाइनों के लिए है। और इसमें आप देखेंगे कि एक पहली लाइन जो है यानी जो लाइमन है उसके लिए जो N2 की वैल्यू है कितनी, 1 के बाद की है, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि बामर में 2 के बाद की है, फिर पास्टन में 3 के बाद की है, बामर में फिर ब्रैकेट में 4 के बाद की है, और फुंड में 5 के बाद की है N2 की वैल्यू। मतलब कि इस सभी में जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हमको प्राप्त होगा वो दूसरे पे आके, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे दूसरा ले लिया गया है कि दूसरे पे आके रुक जाएगा। देखिए लाइमन के लिए दूसरा लिया गया, लाइमन के लिए पहले पे आएगा यानी मेन ग्राउंड स्टेट, फिर बामर के लिए दूसरे पे आएगा, दूसरे ग्राउंड स्टेट बनेगा। इस तरीके से सबको माना गया है। फिर आप इसमें देखेंगे तो ओनली 1 इन स्पेक्ट्रल लाइंस में से सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेंज में मिल रही है, और एक ही लाइन ऐसी है जो हमको विजिबल रेंज में मिल रही है, यानी दृश्य तरंग में। दृश्य रेंज में कह सकते हैं कि वो कौन सी है, वो बामर, यानी बामर की जो लाइन है वो हमको दृश्य तरंग में मिल रही है, यानी हम उसको देख सकते हैं। ठीक, फिर और क्या है, इंफ्रा, बाकी तीनों इंफ्रारेड में है यानी औरक्त किरणों में है, औरक्त रेंज में है। तो ये इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की शुरुआती 5 लाइनें। इनका हम अगर स्पेक्ट्रम दिखाए आपको, इनकी ट्रांजिशन इनका दिखाए, तो आप देखिए आप इनका ट्रांजिशन। तो इस फिगर में आपको देख रहे हैं कई कलर के दिखाए गए हैं, एक लंबा सा फिगर, एक साइड में, इस साइड में देखेंगे आप एनर्जी लिखी हुई है, और फिर यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन दिखाया गया हाइड्रोजन एटम में। तो देखेंगे ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन है, लाइमन सीरीज जहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि किसी भी लाइन यानी किसी भी N2 की जो वैल्यू है वो कोई भी है सिवाय 1 के, और ये सब गिर के कहा रही है N1 यानी कि ग्राउंड स्टेट में 1 पे आ रही है। ये लाइमन सीरीज है। ठीक है, और फिर दूसरी देखिए बामर सीरीज में आपको जो विजिबल रेंज है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, सबके लिए मिल रही है, वो विजिबल रेंज है बामर सीरीज मैंने बताया। और फिर पास्टन सीरीज इसके जस्ट ऊपर N1 बराबर 3 जहां पे लिखा हुआ है, फिर उसी के ऊपर 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आते हुए सब इन लाइंस पे रुकेंगी। ठीक है, तो ये 3 लाइनें, शुरुआती 3 लाइनें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इसमें दिखाई गई। इसी तरीके से 5 लाइनें बनेंगी और भी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के प्राप्त होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ना करके इसको ग्राफ कर सकते हैं, एनर्जी लेवल बता सकते हैं, ये एनर्जी लेवल्स दर्शा रहा है। ठीक, तो ये था हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम। अब बात करें तो मैंने पहले भी एक आध बार कहा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो सबसे आसान स्पेक्ट्रम होता है, सबसे हल्का एटम होने के कारण इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हाईवे एटम की तरफ बढ़ते हैं तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो थोड़ा सा जटिल होता हुआ जाता है। ठीक है, तो इन सभी स्पेक्ट्रम्स को देखने के बाद एक बात सामने आई कि जो इनके जो मेन फीचर्स होते हैं, सभी स्पेक्ट्रम जितने भी स्पेक्ट्रम हैं, किसी भी एटम के आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए, सभी के कुछ मेन फीचर है जो कुछ में सब में कॉमन हो सकते हैं। देखिए जैसे पहले की बात करें तो हर एटम किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम हो कहे तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स इज यूनिक। ये एक बहुत ही मेन फीचर है सभी स्पेक्ट्रम के लिए। जितने भी लाइन स्पेक्ट्रम आप जितने भी एलिमेंट्स के लेंगे उन सभी का जो स्पेक्ट्रम होगा वो यूनिक होगा, उसके जैसा कोई दूसरा स्पेक्ट्रम नहीं होगा, अपने आप में यूनिक कह सकते हैं। ठीक है, कि
अलग, हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु अपने आप में एक यूनिक होती है ना, ठीक उसी तरीके से हर एक स्पेक्ट्रम, कहे तो हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अपने आप में यूनिक होगा। फिर दूसरी बात जो इन सभी में कॉमन है वो क्या कि देयर इज ए रेगुलेटरी रेगुलरिटी, ये एक रेगुलरिटी कहते हैं, एक निरंतरता होती है उन सभी लाइंस में, जितने भी आप एलिमेंट्स के लाइन देखेंगे उन सभी में एक निरंतरता होगी। देयर इज ए रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम, ऑफ ईच एलिमेंट। तो एक निश्चित कहें तो एक निश्चित रेगुलेटरी होगी, निरंतरता होगी, इन सभी एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम में एक निरंतरता होगी। ठीक, कह सकते हैं कि हर जगह सेम स्पेक्ट्रम दिखाएंगे। फिर जब ये बात आई तो क्वेश्चन भी उठने लाजमी है भाई, जब कोई बात कोई कहता है तो उस पर कुछ ना कुछ कटाक्ष टिप्पणी की जाती है। तो बात यह है कि ये रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये सभी यूनिक होते हैं, इस क्या बोलते हैं कि इस स्पेक्ट्रम का क्या कारण है, क्यों ये स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं। ठीक, फिर और दूसरी बात थी कि क्या ये जो स्पेक्ट्रम है इनके इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंध रखते हैं, या किस तरीके से ये एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंध रखते हैं। बात ये उठी क्वेश्चन, लेकिन बाद में समय आते आते सभी के की पॉइंट्स कहे तो सभी के रीजंस मिलते गए, सभी का एक्सप्लेनेशन होता गया कि हाँ किस रूप से ये लाइन स्पेक्ट्रम संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या क्या इसके रीजन है। ठीक, तो ये था हमारा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए अपना मॉडल क्या दिया। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले हम एक बात पे और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बोर का मॉडल पढ़ने से पहले हमको एक बात जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीच में हमको उसको बताना पड़ेगा। देखिए, जिसका नाम है कि क्या वो कौन सी बात है जिसको हमको जान लेना चाहिए बोर का हाइड्रोजन एटम मॉडल पढ़ने से पहले। देखिए क्या है, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम भी जानते होंगे जिसको रेखीय संवेग बोलते हैं, और एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कोणीय संवेग। तो लीनियर मोमेंटम आपको पता हो तो वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम को हम इसको देखिए, कोणीय संवेग को हम दर्शाते हैं J बराबर I और ओमेगा। लीनियर मोमेंटम को हम इसे दर्शाते हैं P बराबर mv, यानी कहे कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसी सब्जेक्ट यानी जिसका हमको लीनियर मोमेंटम बताना है उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जबकि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो उसके कोणीय, कहे तो ये W क्या दर्शा रहा है, यानी ओमेगा क्या दर्शा रहा है, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, सबने पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो इसको जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज इन्होंने यानी कहे तो नील्स बोर ने हाइड्रोजन एटम मॉडल देने के लिए इसका यूज किया था, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक की गति के बारे में बताया था। तो ठीक है, इसको इतना ही जान लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नील्स बोर की तरफ, जिसका हमको हाइड्रोजन एटम का मॉडल पढ़ना है। इन्होंने यानी नील्स बोर ने इस फार्मूले का यूज तो किया, लेकिन किस फॉर्म में किया उसको देखिए। जैसा कि सिंस यानी I बराबर जो होता है वो हमको पता है MER²। यहाँ पे ME ये दर्शा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर रहा है। और ये जो होता है ओमेगा क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, V/R, ये होता है कोणीय संवेग, वो कोणीय वेलोसिटी यानी एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। देखिए, इसको जब हम इस फार्मूले लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए जे एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। तो ये होता है, देखिए यहाँ पे I बराबर ME और R², फिर इसका गुणा होगा V/R, तो R कैंसिल क्या हो गया, J = MERV।
ये फार्मूला, इन्होंने इस फार्मूले का यूज किया था इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को बताने के लिए। इन्होंने इस फार्मूले का यूज किया था, यानी किसने? नील्स बोर ने। तो आज के वीडियो में इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है नील्स बोर के मॉडल के बारे में, हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने जो कुछ भी बात आज के वीडियो में बताई है स्पेक्ट्रम के बारे में, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ कुछ ना समझ में आया हो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं, यानी अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद।